सभी को नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है उड़ान करियर इंस्टीट्यूट उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले समझे क्या उड़ान करियर इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन कोर्सेज लर्निंग फ्रॉम होम के लिए, जो आप किसी की भी तैयारी के लिए उसमें अपन मान सकते हैं। पटवार, वीडियो, सीईटी, आरपीएससी, एलडीएससी, एलडीसी, राजस्थान दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवेज और ऑल भी जितने भी एग्जाम्स है उन सब की तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद हम बात करें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है उड़ान उड़ान करियर इंस्टीट्यूट, जिसके आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद हमारा ऐप है उड़ान नाम से, और ये जो क्यूआर दिख रहा है आपको, इसको स्कैन करके आप यूट्यूब पे क्लासेस भी ले सकते हो, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहती है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है उड़ान करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम इससे पहले पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में, और राजस्थान के इतिहास की अंतिम कड़ी में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में हमने राणा लाखा एवं राणा मोकल के बारे में जाना था। राणा लाखा के बारे में जाना हमने कि इनके समय में चांदी में जावर में चांदी की खानें मिली थी, जिसके कारण से चांदी का खनन प्रारंभ हुआ था। दूसरा हमने जाना था राणा लाखा के समय में पिछो नामक एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद हमने जाना था ये दान बहुत ज्यादा किया करते थे, तो इन्हें गौरव दान पद्धति का जनक माना गया था। इनके समय में मारवाड़ से हंसाबाई और रणमल आते हैं, और हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से होता है। वह रिश्ता तो राणा चुंडा के लिए लेके आए थे, परंतु उनका जो विवाह है वो राणा लाखा से होता है, और उनसे उत्पन्न पुत्र होता है जिसका नाम था राणा मोकल। चुंडा के बारे में हमने बात की थी कि चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, उसे ही मेवाड़ का राम कहा जाता है। उसने जब अपना राज्यपाट उत्तराधिकार त्यागा था, तो इस कारण से उसे कई शक्तियां दी गई थी। उसमें शक्तियां निम्न थी कि उसे मेवाड़ के 4 बड़े ठिकाने, जिनका नाम हुआ करता था देवगढ़, सलूम्बर, आमेट और बेगू, इन चारों ठिकानों का ठिकानेदार बनाया था, और उसके वंशज वहीं के ठिकानेदार रहे। उसके बाद हरावल दस्ते में हमेशा सलूम्बर का जो सामंत होगा वो रहेगा, यानी चुंडावत, या तो चुंडा रहेगा या चुंडा के वंशज रहेंगे। उसके बाद हमने बात की थी, इसको और शक्तियां दी गई थी कि मेवाड़ का जो अगला शासक होगा वह निर्धारित चुंडा सिसोदिया करेगा, या और उसके बाद उसके वंशज करेंगे। अगली हमने बात की थी कि चुंडा सिसोदिया को रणमल यहाँ से बात करके हंसाबाई से कहवा के मेवाड़ से बाहर भेज देता है। अगला हमने देखा कि राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात राजा बनता है राणा मोकल। मोकल ने कई कार्य करवाए थे, जिसमें सबसे पहले उसने निर्माण कार्य की अगर अपन बात करें तो उसने निर्माण कार्य में सबसे पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि भोज परमार ने बनाया था, उस भोज परमार द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और उस मंदिर का नया नाम पड़ा समितेश्वर महादेव, जो कि चित्तौड़ में है। उसे हम मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद इनकी एक भाई थे जिनका नाम था बाघ सिंह, उनकी याद में बागेला तालाब बनवाया। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था गोरंबिका देवी, उन्होंने गोरंबिका बावड़ी का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा मेवाड़ में वेदशालाओं का निर्माण करवाया गया। यह एक बात है कि अपन वेदशालाओं के निर्माण के बारे में केवल एक शासक के बारे में पढ़ते हैं, वह है सवई जय सिंह, परंतु उसके साथ साथ में मेवाड़ में अगर किसी ने वेदशालाओं का निर्माण करवाया तो था राणा मोकल। राणा मोकल के समय में हमें एक शिलालेख मिलता है, जिस शिलालेख का नाम है सिंह ऋषि का शिलालेख। वह 1428 का है। उसमें हमीर से लेकर राणा मोकल तक की जानकारी है। उसमें बताया गया है कि राणा हमीर ने ईडर एवं झिलवाड़ा के भीलों को हराया था। क्षेत्र सिंह के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने मालवा के शासक अम्मी शाह, उसी को अपन दिलावर खां भी कहते हैं, तो उसको हराया था, और इसी के साथ मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ था। उसमें लिखा गया है लाखा के बारे में कि लाखा ने भारत के 3 हिंदू पर्यटन त्रिस्थली, जिनका नाम था गया, प्रयाग और काशी, इन तीनों को धन देकर मुसलमानों से आजाद कराया था। इसी के साथ एक किंवदंती भी मिलती है। किंवदंती यानी एक बात कही हुई है, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, कि गया पर पुनः वापस मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था, तो लाखा यहाँ से सेना लेकर जाते हैं और उस जगह को पुनः आजाद कराते हैं। तीसरा, हमें मोकल के बारे में जानकारी मिलती है। मोकल ने काफी ज्यादा तुलादान किया, इसलिए तुलादान पद्धति का उसे जनक कहा जाता है। उसने सबसे बड़ा तुलादान था वह पुष्कर के वराह मंदिर में किया था। मोकल की और जानकारी मिलती है कि उसने नागौर के शासक फिरोज खां को हराया। उसने गुजरात के शासक अहमद शाह को हराया था। उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था गोरंबिका देवी, उन गोरंबिका देवी ने गोरंबिका बावड़ी का निर्माण करवाया था। उसके बाद हमने बात की थी कि उनके द्वारा सैनिक अभियान, उनके द्वारा 2 मुख्य सैनिक अभियान अपन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं रामपुरा का अभियान, यानी रामपुरा का युद्ध, जो कि 1428 में हुआ। उस युद्ध में वह नागौर के शासक फिरोज खां को हराते हैं।
दूसरा हम पढ़ते हैं जिलवाड़ा का अभियान, या फिर अपन कह सकते हैं गुजरात का अभियान, जिसमें जिलवाड़ा का युद्ध होता है। ये होता है 1433 में। इसमें मोकल के साथ साथ चाचा मेरा, मेहपा पवार, कमलावती, राणा कुंभा और रणमल गए थे। उधर सामने गुजरात का शासक अहमद शाह था। इसी में जो चाचा मेरा थे, उन्होंने मेहपा पवार के साथ मिलकर मोकल की हत्या कर दी, और मेहपा पवार चाचा मेरा मालवा की तरफ भाग गए थे। उसके बाद हमने और आगे बात की थी कि कमलावती ने इस युद्ध का नेतृत्व किया और अहमद शाह को हराया था। मोकल की मृत्यु के पश्चात राजा बनता है राणा कुंभा। राणा कुंभा मेवाड़ के इतिहास का सबसे बड़ा राजा, जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। सबसे ज्यादा अगर हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो राणा कुंभा। एक प्रतिभाशाली, एक शौर्यवान, एक शिक्षित, बहुत बड़ा राजा जिसका नाम था राणा कुंभा। और राणा कुंभा के बारे में अपन अनेकों जानकारियां देखते हैं। राणा कुंभा के बारे में अपन अगर सामान्य परिचय की बात करें तो वो अपन देखते हैं, इनके पिता का नाम, पिता, तो पिता थे मोकल, राणा मोकल, राणा मोकल। बात करें इनकी माता की, माता सौभाग्यवती, सौभाग्यवती परमार, सौभाग्यवती परमार। बात करें हम इनके संरक्षक की, संरक्षक, तो इनके दो संरक्षक, तीन संरक्षक बनाए गए थे पहले। और वो तीन संरक्षक कौन थे? तो पहले बनाए गए थे रणमल, रणमल, रणमल के साथ बनाए गए थे राघव देव, राघव देव। और राघव देव के साथ बनाए गए थे चुंडा सिसोदिया, चुंडा सिसोदिया, चुंडा सिसोदिया। बात करें इनकी पत्नी के बारे में, पत्नी, तो इनकी दो पत्नियों के बारे में अपन को जानना पड़ता है। इनकी पहली जो पत्नी है उनका नाम है कुंभल देवी, कुंभल देवी। एक जो हम पत्नी के बारे में जानते हैं उनका नाम है जाली रानी, जाली रानी। बात करें हम इनकी पुत्रों के बारे में, पुत्र, पुत्र का नाम था उदयकरण, उदयकरण। इसी उदयकरण को हम एक और नाम से जानते हैं उदा। इसी उदा ने राणा कुंभा की हत्या कर दी थी मामा देव कुंड के समीप कुंभलगढ़ में। इसलिए इसे हम कहते हैं मेवाड़ का पितृहंता। तो वो कौन था? उदा। उसके बाद इनका एक और पुत्र था जो था रायमल, रायमल। उदा ने कुंभा की हत्या राजा बनने के लिए की थी, क्योंकि वो पिता की हत्या करके आया था, पितृहंता था। इसलिए जो सामंत हुआ करते थे मेवाड़ के, उन्होंने उदय को राजा बनाने से मना कर दिया। और अगला जो शासक बनता है उसका नाम होता है रायमल। उसके बाद बात करें पुत्री के बारे में, पुत्री, पुत्री का नाम था रमाबाई, रमाबाई। इन रमाबाई को ही, क्योंकि एक महान संगीतज्ञ थी, महान संगीतज्ञ होने के कारण इनको एक उपाधि दी गई, वह थी वागेश्वरी। तो याद रखना, पुत्री का नाम क्या है? रमाबाई, और इनकी उपाधि है वागेश्वरी, वागेश्वरी। बात करें इनके चित्रकला के गुरु के बारे में, चित्रकला के गुरु, तो इनके चित्रकला के गुरु हुआ करते थे जैनाचार्य हीराचंद। ये वही जैनाचार्य हीराचंद है जिन्होंने मोकल के समय में दिलवाड़ा मंदिर में रुककर सुपनाचर्यम नामक एक चित्रित ग्रंथ की रचना की। वही इनके क्या है? चित्रकला के गुरु। तो क्या है? जैनाचार्य, जैनाचार्य हीराचंद, हीराचंद। बात करें इनके काव्य गुरु की, काव्य गुरु, तो काव्य गुरु हुआ करते थे कान्हा व्यास, कान्हा व्यास। इन कान्हा व्यास ने एक रचना की जिसका नाम है एक लिंग महात्म्य। उन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे, कान्हा व्यास। बात करें इनके संगीत गुरु की, संगीत
गुरु। तो इनके संगीत गुरु हुआ करते थे सारंगधर। सारंगधर। बात करें इनके आराध्य देव की, आराध्य देव, तो जब हम कला एवं संस्कृति में पढ़ते हैं कि इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक 9 मंजिला इमारत बनवाई जिसका नाम है विजय स्तंभ। वह विजय स्तंभ उन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित की है। ये विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने 3 दुर्गों में विष्णु भगवान के मंदिर बनवाए जिन्हें हम कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। तो बात करें आराध्य देव की तो वो थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। बात करें इनके सेनापति, सेनापति, इनकी एक काफी बड़ी सेना थी तो अनेकों सेनापति थे, पर हम एक सेनापति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है नरसिंह डोडिया। नरसिंह डोडिया सिरोही के शासक सहसमल के ऊपर आक्रमण करता है और सिरोही पर अधिकार करता है। तो इसलिए हम सेनापति के बारे में पढ़ते हैं कौन है, तो ध्यान रखना नरसिंह डोडिया। बात करें हम शिल्पी की, शिल्पी, तो शिल्पी का नाम था मंडन। मंडन के बाद कौन, तो ध्यान रखना गणेश, जेता, नापा, पोमा। मुख्यतः अगर किसी को याद रखना हो तो याद किसको रखोगे, मंडन। किसको याद रखोगे, मंडन। आगे बात करें तो इनके समय में एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था धनकशा, जो कि गुजरात से आए हुए थे। तो इनके एक मंत्री, मंत्री धनकशा, धनक शाह। इन्हीं धनक शाह ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे हम आज रणकपुर मंदिर के नाम से जानते हैं। यह है इनका सामान्य परिचय जिसमें अपन ने जाना इनके पिता का नाम। पिता का नाम है राणा मोकल, माता का नाम है सौभाग्यवती परमार। संरक्षक थे इनके रणमल, राघव देव और चुंडा सिसोदिया। पत्नी का नाम था कुंभल देवी और जाली रानी। पुत्र का नाम था उदयकरण और रायमल। पुत्री का नाम था रमा देवी, उन्हीं को हम संगीतज्ञ होने के कारण कहते थे वागेश्वरी। उसके बाद पूछे कि चित्रकला के गुरु, तो वह थे जैनाचार्य हीराचंद। काव्य गुरु कान्हा व्यास। संगीत गुरु सारंगधर। उसके बाद हम बात करें कि इनके आराध्य देव कौन थे, तो वो थे भगवान विष्णु। बात करें इनके सेनापति की तो वो थे नरसिंह डोडिया। और आगे बात करें कि इनके शिल्पी कौन थे, तो थे मंडन, गणेश, जेता, नापा, पोमा। मंत्री पूछ ले तो याद रखना धनकशा। अगर एक और बात बता दूं मैं तो ध्यान रखना जैन दरबारी, जैन दरबारी। जैन दरबारी, दरबारी। पहला नाम था जीन सेन सूरी, जीन सेन सूरी। एक थे सोमेश्वर सूरी, सोमेश्वर सूरी, सोमेश्वर सूरी। और नेक एक नाम मिलता है हमें सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी। ये इनके मुख्यतः क्या थे, जैन दरबारी। ये है मुख्य सामान्य परिचय किसका, राणा कुंभा। अगला हम बात करें तो इनके समय में एक घटना होती है जिसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। यह 1433 में राजा बनते हैं और ये वहीं थे झिलवाड़ा के अभियान में। तब इन्होंने स्वयं देखा था कि चाचा मेरा एवं मेपा पवार मिलकर राणा मोकल की हत्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब बदला लेगा। इन्हें यह पता था कि ये मालवा की तरफ चले गए हैं तीनों। तो मालवा के राजा के पास लेटर पहुंचाया इन्होंने 1433 में कि चाचा मेरा और मेपा पवार को लौटा दिया जाए क्योंकि उन्होंने राणा मोकल की हत्या की है। पर महमूद खिलजी जो कि मालवा का शासक हुआ करता था उसने मना कर दिया लौटाने से। तो इन्होंने कहा अब युद्ध करेंगे।
इतने समय में इनके पापा के मामा यानी रणमल आए और रणमल ने जासूसों की मदद से चाचा मेरा की हत्या करवा दी। जब पता चला महमूद खिलजी को कि रणमल ने जासूसों की मदद से चाचा मेरा की हत्या करवा दी है, तो उसने कहा कि अब मैं आक्रमण करूंगा। और वह आक्रमण करने आता है कहाँ पे? सारंगपुर। सारंगपुर पड़ता है अपने एमपी में, जो 1437 में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बारे में अपन देखें तो महमूद खिलजी एक तरफ से आएगा मालवा की सेना लेकर और एक तरफ से आएगा राणा कुंभा मेवाड़ की सेना लेकर, और इसी के साथ आता है यहाँ पे कौन? तो याद रखना, रणमल। बात करें सारंगपुर की युद्ध की तो ध्यान रखना, कुंभा ने 1433 में महमूद खिलजी को महमूद खिलजी को महमूद खिलजी को पत्र लिखकर पत्र लिखकर लिखकर अपने पिता अपने पिता मोकल के हत्यारे मोकल के हत्यारे हत्यारे चाचा मेरा मेहपा पवार को मांगा, जो कि जो कि मालवा में थे मालवा में थे। कुतुबुद्दीन शाह इनके लिए महमूद खिलजी इनके लिए मना करता है। इस कारण से रणमल ने जासूसों की मदद से जासूसों की मदद से चाचा मेरा की हत्या करवा दी। चाचा मेरा की हत्या करवा दी हत्या करवा दी करवा दी। महमूद खिलजी ने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे एरिया में आके हमारे आदमी को मार के चले जाओगे? हमारे लिए तो बढ़िया काम किया, राणा मोकल को मारा था, हम अब अधिकार कर सकते थे, तुमने इनको मरवा दिया, गलत बात है, अब मैं बदला लूंगा। तो इस कारण से महमूद खिलजी महमूद खिलजी मेवाड़ के विरुद्ध मेवाड़ के विरुद्ध सेना लेकर आता है सेना लेकर आया। अब इसके पश्चात एक युद्ध होता है जिसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। और ये सारंगपुर का युद्ध कब होता है? तो जहां याद रखना 1437 ईस्वी। जगह पूछ ले तो आप याद रखना एमपी यानी मध्य प्रदेश। एक तरफ सेना आएगी मेवाड़, और एक तरफ सेना आएगी मालवा की। मेवाड़ की तरफ से सेना लेके आता है राणा कुंभा, और साथ में थे रणमल। इधर बात करें तो मालवा से आता है महमूद खिलजी प्रथम, और इनके मध्य क्या होता है? युद्ध। इस युद्ध में विजय होते हैं राणा कुंभा। विजय। यहाँ रणमल द्वारा जासूसों की मदद से हत्या कराना एक वो स्टोरी नहीं लग रही है जैसे आज हम अजीत डोवाल के बारे में जानते हैं, जो पाकिस्तान में जाके रहे, जासूस बन के रहे। उसी तरह से इसने भी अपने जासूस भेजे। आज भारत को सारे पाकिस्तान के जितने भी अड्डे हैं ना, सब पता है कहाँ परमाणु बम पड़ा, कहाँ आतंकवादी है। और अभी देख भी सकते हैं आप कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और वो तो इंतजार कर रहे थे कि भारत की सेना हमला करेगी नीचे से, इधर उधर से,
और ऊपर से बजरंग बली की जय बोल के छोटे छोटे ड्रोन भेज के हमला कर दिया किसने, भारत ने। और जितने आतंकवादी के ठिकाने थे उन सबको नष्ट कर दिया। तो जासूसों की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। जासूस भारत के भी बहुत मजबूत है, उसी तरह से रणमल के भी बहुत मजबूत थे, जिन्होंने मालवा में चाचा मेरा का पता लगा लिया और उसके पश्चात उनकी हत्या कर दी। बात करें सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा विजय हुआ। राणा कुंभा विजय होने के पश्चात इस उपलक्ष्य में एक 9 मंजिला इमारत बनवाता है राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में विजय के उपलक्ष्य में उपलक्ष्य में चित्तौड़ में चित्तौड़ में 9 मंजिला 9 मंजिला इमारत बनवाई बनवाई। विजय स्तंभ विजय स्तंभ विजय स्तंभ। इसी को कहा जाता है विष्णु स्तंभ। विष्णु स्तंभ। इसी स्तंभ ने राणा कुंभा की कीर्ति को बताया, इसलिए इसी को कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ। एक कीर्ति स्तंभ और है जो कि 7वीं शताब्दी का है, चित्तौड़ में बना हुआ है। वह जैन कीर्ति स्तंभ है। अगर पूछ ले कीर्ति स्तंभ तो आपको याद क्या रखना है, विजय स्तंभ का एक और नाम। इसी विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। इसके शिल्पीकार हुआ करते थे जैता, नापा, पोमा, पुंजा, जो कि शिल्पी मंडन के रिश्तेदार थे। यह 9 मंजिला इमारत है। इसमें 8वीं मंजिल पे कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके बारे में अनेकों और बातें आती है, जैसे कि इसकी जो ऊंचाई है वो 122 फीट है। इसके अंदर कुल सीढ़ियाँ 157 है। कई बातें और हम विजय स्तंभ के बारे में करते हैं, पर उन्हें हम कला एवं संस्कृति में पढ़ते हैं, तो कला एवं संस्कृति में हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पर यहाँ जो अपन बात करते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि राणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। बात करें आगे की तो ध्यान रखना, मेवाड़ मारवाड़ टकराव। क्या होता है मेवाड़ और मारवाड़ टकराव में, तो याद रखना 1433 में, स्टोरी को समझना, 1433 में जब मोकल की हत्या हो रही है, मोकल की हत्या, तब इसके संरक्षक दो थे। एक का नाम था रणमल और एक का नाम था चुंडा सिसोदिया। चुंडा सिसोदिया। रणमल 1427 में मारवाड़ का राजा बन चुका है। मारवाड़ का राजा बन चुका है, राजा बन गया। अब इसका प्लान था, यह बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी। इसको मेवाड़ भी चाहिए था, मारवाड़ तो इसका था ही। इसने लेके प्लान बनाया कि है ना, मैं मेवाड़ पे कैसे अधिकार करूं। तो इसे पता था कि अगर मेवाड़ पे अधिकार करना है तो उसके लिए चुंडा सिसोदिया को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर इसको नहीं हटाया तो मैं मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सकता। तो इसने लेके अपनी बहन हंसाबाई को हंसाबाई को चुंडा के खिलाफ भड़काया। चुंडा के विरुद्ध भड़काया। विरुद्ध भड़काया। कहे कि बात सुन, मोकल मर चुका है, कुंभा छोटा है, हो सकता है चुंडा सिसोदिया इसके ऊपर आक्रमण कर दे, इसको मार दे और खुद राजा बन जाए। इस बात को हंसाबाई को लगा कि हो सकता है हो जाए ऐसा। तो हंसाबाई ने लेके रोज कमेंट करना शुरू कर दिया, फ्री का खाता है, राजा बनेगा के, राजा तो बना नहीं, मैं हूँ रानी। इस तरह कमेंट कर करके बार बार परेशान करती किसको, चुंडा सिसोदिया को। चुंडा सिसोदिया चुपचाप सुनता रहता। खाना भी खा रहा होता ना, खाने में नमक एक्स्ट्रा डाल देती।
कि खाए भी कैसे। चुंडा सिसोदिया परेशान होकर कहता है कि माता जी मैं जा रहा हूँ, टेंशन फ्री हो। और चुंडा सिसोदिया यहाँ से यहाँ से मालवा चला गया, मालवा चला गया तथा वहां खेती करने लगा, खेती करने लगा, करने लगा। ये बात है कभी 1433 की। इसके पश्चात सब चल रहा था। जो राणा रणमल हुआ करता था, मारवाड़ का शासक, ये मारवाड़ भी संभाल रहा था और साथ में मेवाड़ भी। इसने अब एक कार्य शुरू किया कि मेवाड़ के जो दरबार में सामंत वगैरह हुआ करते थे, वह सिसोदिया और सिसोदिया के रिश्तेदार हुआ करते थे, तो इनको हटाकर राठौड़ों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये संरक्षक था तो यही सब संभाल रहा था, कुंभा को इतना ध्यान था नहीं। एक और जो चुंडा सिसोदिया का भाई हुआ करता था राघव देव, उसने लेकर इस बात का विरोध करना शुरू किया। जैसे ही सारंगपुर का युद्ध समाप्त हुआ, रणमल ने क्या किया, रणमल ने राघव देव की हत्या कर दी। राघव देव की हत्या के पश्चात अब लेके एक दिन वो जा रहा था। एक दिन वो जैसे ही महल में एंट्री मारता है, ये जैसे महल है और महल में यहाँ से एंट्री मार रहा है कौन, रणमल। रणमल रणमल की दो गंदी आदतें। पहली, लड़कीबाज। छड़ी देखते प्यार हो जाता है, दिल के क्या है 50-60 टुकड़े हो रखे थे, तो हर टुकड़ा अलग लड़की से प्यार करता था। तो यहाँ पर भी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था भारमली। भारमली, आपको इतिहास में कभी भी नाम मिल जाए भारमली, तो कोई ना कोई एक मरेगा, लुढ़कना फिक्स है एक। जैसे आज बॉलीवुड में देखा जाता है तो एक नाम आता है जोया। जहां आपको जोया नाम लग गया, वहां पे पता चल जाएगा कि है ना जो हीरो है वो मरने वाला है। ठीक है, उसी तरह से अगर इतिहास में कभी भी भारमली नाम आपको दिख जाए तो मान जाना कि उसकी क्या होने वाली है, मृत्यु। तो इधर पे थी कौन, भारमली। तो इससे प्यार किया करता था कौन, रणमल। रणमल लेके इसके पास गया, और बेबी कैसी है। सामने से क्रॉस हो रहे थे, अरे भूल गई क्या मेरे को। कि अरे कहाँ भूली यार, आप तो फोन ही नहीं करते, मैसेज ही नहीं करते। क्या, अरे मैं बिजी रहता हूँ, मारवाड़ में आना जाना बना रहता है, पर मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। कि है, मैं कैसे मान लूँ। तो रणमल ने कहा, देख मैं अगले साल तुझे मेवाड़ की रानी बना दूंगा। कि अरे मैं बर्तन वर्तन धोने वाली हंसाबाई की और सौभाग्यवती जो मैडम है, उनकी मैं रोज मैगी बनाती हूँ, मेरे पास कहाँ पे, मैं कहाँ से रानी बन जाऊंगी। कि एक बात बताता हूँ, मैंने कान्हा के बेटे को मार के मारवाड़ पे अधिकार कर लिया, तो कुंभा तो मेरे बहन का पोता है, इसको मारने में मैं 1 मिनट का भी नहीं सोचूंगा। उसे ये पता नहीं था कि भारमली का भी दिल के दो टुकड़े थे। एक तरफ वो प्यार करती थी रणमल से, तो एक तरफ प्यार करती थी कुंभा से। अब ये बात उसको लग गई कि कुंभा की हत्या करने वाला है रणमल। तब भारमली ने दिमाग लगाया कि अपने सीधा मिलो किससे, हंसाबाई से। तो भारमली यहाँ से मिलने जाती है हंसाबाई को, हंसाबाई को, हंसाबाई, हंसाबाई। और हंसाबाई को कहती है कि है ना आपका जो भाई है वो कुंभा को मारने वाला है। हंसाबाई ने कहा है दिमाग विमाग खराब है क्या, मेरा भाई तो दारू पीता है, तू भी पिएगी क्या, तूने तू भी पी गई है। अरे नहीं, सच कह रही हूँ मैं, मारने वाला है। उसने मेरे को अभी बताया कि मेरे को रानी बना देगा और कुंभा को मार देगा। उसने कहा कि यार हो सकता है, क्योंकि इसने जो काना है उसके बेटे को भी मारा है और मारवाड़ का राजा बना है। तो उसने लेके, अब उसको लग रहा था कि अगर मैं इसको कहूंगी रणमल को कि रणमल मत मारना कुंभा को, तो ये कल मारेगा आज मारेगा। अब लेके क्या किया जाए, कुंभा को बचाना जरूरी है। कहीं ना कहीं उस दादी के मन में कुंभा के लिए ज्यादा प्रेम था भाई से। वो भाई को मार हटाने के लिए तैयार थी, पर कुंभा को बचाना चाहती थी। इस चीज के लिए क्या होता है कि वापस हंसाबाई को याद आते हैं राव चुंडा, राणा चुंडा, जो कि चुंडा सिसोदिया मालवा चले गए थे। उनको वापस लेटर वेटर लिखा, अरे हो जाती गलती, हूँ तो मम्मी हूँ आपकी, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे नाराज होके चले गए, मैं हूं ना, आप चित्तौड़ आओ, चित्तौड़ को बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। और हंसाबाई लेके लेटर से किसको बुलाती है, चुंडा सिसोदिया को, पत्र से चुंडा सिसोदिया को बुलाया, चुंडा सिसोदिया को बुलाया। जैसे चुंडा सिसोदिया आया, तब हंसाबाई ने उन्हें कहा
कि भारमल्ली से एक न्यूज़ आई है कि रणमल कुंभा को मारने वाला है। तो चुंडा सिसोदिया ने कहा मैं क्या करूं कि आप मेवाड़ के रक्षक हो, आप ही हो जो राणा तय करेगा। क्या आप चाहते हो कि मेवाड़ पे मारवाड़ का अधिकार हो जाए? चुंडा सिसोदिया ने कहा बात तो सही है तो मेवाड़ मेरे पापा का, मैं अब लड़ूंगा। तो अब इस रणमल को मारा कैसे जाए? रणमल की हाइट थी 8 फीट और वजन मान लो लगभग था 150 से 250 किलो। राक्षस था एक तरह से इतना बड़ा, इसको कैसे मारा जाए? तो कहा कि है ना कुंभा को मारने वाला है। तो प्लान बनाया गया। तो कहा कि भारमली तू ही मदद कर सकती है। उन्हें पता था कि रणमल पियक कड़े फुल टन रहने वाला है। तो भारमली ने कहा देखो वैसे तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर मेवाड़ के लिए और मेरे कुंभा के लिए दिल पर पत्थर रख के मैं रणमल से ब्रेकअप कर लेती हूँ। उसने लेके कहा कि अब क्या प्लान है बताओ। तो इन्होंने कहा कि है ना ये बहुत ज़्यादा पियक्कड़ है। भारमली जी आपको एक काम करना है, मैं आपको देसी ठर्रे की बोतलों वाली 5 बोतलें दे रहा हूँ, इसको पिला दो। अगले दिन अपनी जो भारमली थी इसने कॉल वॉल लगाया और मैसेज किया है रणमल जी आओ तो सही, पार्टी वार्टी करते हैं आज। तो रणमल जी पधारते हैं और कहते हैं कि आज तो बड़ी रोमांटिक हो रही है, क्या चक्कर है? कि अरे आपके लिए थोड़ा बहुत पेग वेग मेरे साथ कब पियोगे? तो भारमली के साथ बैठ जाते कौन? रणमल। कि अरे पगली तेरे साथ पीने के लिए मैं तैयार हूँ। तो पीने बैठते हैं और पीना शुरू करते हैं। अब इधर से भारमली पेग बनाती जाए, रणमल पीता जाए। रणमल पीता पीता 4 से 5 बोतलों के बाद उसको नशा चढ़ना शुरू हुआ। और वो जो खाट थी जिसके ऊपर सोया करते थे, उस समय पलंग था उस समय का, उसी पे गिर गया और सो गया। जब वो सो गया तब चुंडा सिसोदिया और उसके साथ जो और सिसोदिया सामंत है वो उसके पास पहुंचते हैं। फिर वो चेक करते हैं कि भाई साहब कहीं ना कहीं जो होश में तो नहीं है। जब लगता है कि ये पूरी तरह से सो गया है तो उसके हाथ पे उस खाट से बांध दिया जाता है कि है ना भाई कहीं उठ गया तो मार देगा। 8 फीट हाइट है, 200 किलो वजन है लगभग, तो मार बहुत आसानी से सकता है और बहुत शक्तिशाली है। तो इन्होंने लेके प्लान बनाया कि उसको खाट से बांध दिया। उसके बाद एक सिसोदिया सरदार उसके ऊपर बैठता है और उसके छाती के ऊपर छुरा घोंपता है। छुरा घोंपने के कारण उसकी नींद वापस खुल जाती है और वो खड़ा होता है। जब वो खड़ा हो जाता है वापस, तो इतना तेज तरीके से खड़ा हुआ जो छाती पे बैठा हुआ सिसोदिया सरदार था वो दीवार से जाके ठुक के मर गया। तब चुंडा सिसोदिया ने वापस प्रयास, रणमल ने वापस प्रयास किया कि है ना मैं बच जाऊं। पर इस समय सिसोदिया सरदार और चुंडा सिसोदिया वहां साथ में थे, तो उन्होंने लेके उसके ऊपर तलवारें चला चला कर उसकी हत्या कर दी। रणमल के साथ जोधपुर से उसका पुत्र जोधा भी आया हुआ था। वो यहाँ पे ऐशो आराम कर रहा था, डांस वांस देख रहा था, गीत वीत सुन रहा था। तभी एक जो संगीतकार था जो उसके पास बैठा हुआ था उसने कहा कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारियो जाए। और उसे पता चल गया कि है ना पिताजी अब मर चुके हैं। चुंडा सिसोदिया और सभी सिसोदिया सामंतों ने उनकी हत्या कर दी। अब यहाँ से जो जोधा था वह जोधा यहाँ से चपले उठाया और गर्मी में भागा यहाँ से। और भाग के सीधा सीधा मंडोर वंडोर नहीं रुका, वो सीधा पहुंचता है यहाँ से काहूनी, जो कि वर्तमान में बीकानेर में, और वहां जाके शरण लेता है। तब यहाँ से कुंभा और चुंडा सिसोदिया मिलकर एक व्यक्ति है जिसका नाम है आहाड़ा हिंगोला, उसको मंडोर पे आक्रमण करने भेजते हैं। और आहाड़ा हिंगोला मंडोर पे अधिकार कर लेता है। मंडोर 15 साल तक मेवाड़ के अधीन रही। 1438 से लेकर 1453 तक जोधा ने कई प्रयास किए मंडोर को जीतने के, पर जीत नहीं पाया। 1453 में वो मंडोर जीतता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, पहले इसको समझे। तो याद रखना 1438 में 1438 में चुंडा सिसोदिया चुंडा सिसोदिया को हंसा हंसा बाई ने बाई ने मालवा से मेवाड़ बुलाया। मालवा से मेवाड़ बुलाया। मेवाड़ बुलाया क्योंकि क्योंकि रणमल रणमल राघव देव
राघवदेव की हत्या करके हत्या करने के पश्चात हत्या करने के पश्चात पश्चात राणा कुंभा को मारकर राणा कुंभा को मारकर कुंभा को मारकर मारकर मेवाड़ पर भी अधिकार करना चाहता था। मेवाड़ पर भी मेवाड़ पर भी अधिकार करना चाहता था। अधिकार करना चाहता था। चुंडा सिसोदिया ने चुंडा सिसोदिया ने भारमली की सहायता से भारमली की सहायता से भारमली की सहायता से रणमल की हत्या कर दी। रणमल की हत्या कर दी। हत्या कर दी। जोधा उस समय चित्तौड़ ही था। चित्तौड़ ही था। जो रणमल की मृत्यु के बाद रणमल की मृत्यु के बाद मारवाड़ की ओर भागा। मारवाड़ की ओर भागा। जोधा ने शरण काहुनी बीकानेर में ली। काहुनी बीकानेर में ली। बीकानेर में ली। पूछ ले आपसे शरण कहाँ ली थी तो काहुनी बीकानेर में। चुंडा सिसोदिया ने चुंडा सिसोदिया और कुंभा ने आहाड़ा हिंगोला के नेतृत्व में आहाड़ा हिंगोला के नेतृत्व में मारवाड़ सेना भेजी। मारवाड़ सेना भेजी। सेना भेजी और मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर पर अधिकार कर लिया। कर लिया। अब बात करें तो क्या होता है तो ध्यान रखना 1438 में 38 में जोधा काहुनी चला जाता है। काहुनी में रहता है। 1438 से 1453 तक मंडोर जो कि राठौड़ों की राजधानी हुआ करती थी मेवाड़ के अधीन थी। मेवाड़ के अधीन थी। अधीन थी। अब क्या करता है जोधा जोधा बार बार प्रयास करता है कि मैं मंडोर पर अधिकार पालूं। 1438 से लेकर 1453 तक बार बार प्रयास कर रहा है। 1448 तक में इसने एक और प्रयास किया था जिसमें यह वापस मंडोर पर आक्रमण करता है और हार जाता है और इस समय यह बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है।
इसके पास ना तो भोजन था न जल, और गर्मी के कारण अब पानी भी कम मिलता है। तो ये लेकर वापस काहुनी की तरफ जब जा रहा था हार के, तो इसे पानी की आवश्यकता थी, और दूर एक देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ झोपड़ी में मेरे को जरूर कुछ ना कुछ पानी मिल सकता है। तो ये उस तरफ घोड़े को मोड़ता है और आगे की तरफ जाता है, पर पानी के कारण, पानी की कमी के कारण ये पहले बेहोश हो जाता है, और उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो वहां एक मूर्छित रूप में ये पड़ा था। तब अंदर से एक डोकरी निकलती है और वो कहती, बेटा कौन? तो ये नाम वगैरह बताने जैसी कंडीशन में था, इसको पानी वानी पिलाया, क्या कि युद्ध लड़के आया है, भूखा लग रहा है, खाना वाना खिला देती हूँ। अब इन भाई साहब के पास खाना भी नहीं, पहली बार खाना देख रहे हैं 14-15 साल में, तो इन्होंने कहा कि खाना दे दो। तो उसके पास खिचड़ा था, और उसने खिचड़ा परोसा जोधा को। जोधा के सामने जैसे खिचड़ा रखा तो बीच में उसने घी डाल रखा था। अब बापड़े ने घी देखा नहीं था 15 साल से, तो इसने कहा कि घी, वाह, खा लेता हूँ मैं। तो इसने सीधा हाथ डाला घी में, और घी में जैसे इसने हाथ डाला, और इसका हाथ जल गया क्योंकि घी गर्म था। तब वो डोगरी कहते, एक तो मूर्ख थू है, ना दूसरो मूर्ख अणी मारवाड़ो जोधो। के है, अब उसे यूं बताया गया ना, अगर मैंने यूं बता दिया कि मैं जोधा हूं, तो ये मेरे को और डोगरी खाना नहीं देगी। क्या किया जाए? तो क्या हुआ, क्या हुआ, कह गया ना, पहला मूर्ख तो तू है। घी सीधा हाथ नहीं डाला जाता है, उसको साइड साइड से खा, घी अपने आप तेरे पास आ जाएगा। मतलब चारों तरफ जो खिचड़ा है उसको ठंडा करके खा, घी अपने आप तेरे पास आ जाएगा, वो थोड़ा सा सब्र कर। दूसरा, जोधा कैसे बेंटा है? तो कि जोधा इसलिए पागल है कि वो छोटी मोटी सेना लेके बार बार है ना मध्य में चला जाता है। ये जैसे मारवाड़ है, इसकी मध्य, यहाँ सबसे ज्यादा सैनिक होंगे मंडोर में, वो यहाँ आक्रमण करता है बार बार, इसलिए हार जाता है। उसे क्या करना चाहिए? ये छोटे छोटे भाग को जीतना चाहिए, उसके बाद बड़ी सेना बनाकर किस पे आक्रमण करना चाहिए? मंडोर पे। अब के भाई साहब समझ में आ गया। अब मैं समझ चुका हूँ कि है ना ये जोधा जी कहाँ हार रहा है। मैं अगली बार जोधा जी से मिलूंगा तब उनसे बात करूंगा। पर वो है तो खुद जोधा। वह फिर यही दिमाग लगाता है, उसने लेके मारवाड़ का जो पास आसपास का क्षेत्र था उसको जीतना प्रारंभ किया, और उसको जीतने के पश्चात उसने मंडोर पे आक्रमण किया 1453 में। और उस आक्रमण में उसने आहड़ा हिंगोला को मार दिया। इसलिए जब हम पढ़ते हैं कि आहड़ा हिंगोली की छतरी कहाँ है, तो पढ़ते अपन मंडोर। वहीं अगर पूछा जाता है कि आहड़ा हिंगोला के महल कहाँ है, तो वो आते चित्तौड़, क्योंकि उसकी मृत्यु कहाँ हुई है? मंडोर में, इसलिए उसकी छतरी कहाँ बनी हुई है? मंडोर। तो ध्यान रखना। जोधा ने जोधा ने 15 वर्ष के संघर्ष के बाद, संघर्ष के बाद 1453 में आहड़ा हिंगोला को मारकर, आहड़ा हिंगोला को मारकर, आहड़ा हिंगोला को मारकर, मारकर मंडोर पर अधिकार किया, मंडोर पर अधिकार किया, अधिकार किया। नोट करके इसीलिए ध्यान रखना, नोट। आहड़ा हिंगोला की छतरी, आहड़ा हिंगोला की छतरी, आहड़ा हिंगोला की छतरी, याद रखना मंडोर कहां पर है? मंडोर। वहीं आपसे पूछ ले, आहड़ा हिंगोला के महल, आहड़ा हिंगोला के महल, तो याद रखना चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। अब क्योंकि जोधा ने 15 साल का संघर्ष किया था मंडोर को जीतने के लिए, तो इसको कहा जाता है मारवाड़ का 15 वर्षीय संघर्ष। क्या कहा जाता है? 15 वर्षीय संघर्ष। ध्यान रखना, एक अपन आगे पढ़ेंगे 30 वर्षीय संघर्ष, वो पढ़ेंगे अपन
अजय सिंह और अभय सिंह में। मुख्यतः पढ़ेंगे अजीत सिंह में, जब वो 30 वर्ष तक राजा बनने का प्रयास करते हैं और उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है दुर्गादास राठौड़। तो याद रखना, 15 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है इस संघर्ष को, मारवाड़ का, 15 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। 15 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। अब क्योंकि राव जोधा का मंडोर पे अधिकार हो चुका है और आहड़ा इंगोला को मार चुका है, तो कुंभा ने कहा वापस सेना भेजूंगा, वापस मंडोर मुझे चाहिए। तब जोधा एक दिमाग लगाता है कि वापस कुंभा आ सकता है और वापस अधिकार कर सकता है मंडोर पे, क्या किया जाए। तो उसने अपनी बुआ जी को फोन लगाया, हंसाबाई, कि बुआ सा इस मैटर को निपटाओ, नहीं तो आपका पोता मुझे मार देगा। हंसाबाई को भी लगा कि एक तरफ मेरा भाई का बेटा है और एक तरफ पोता है, कब तक लड़ते रहेंगे। तो हंसाबाई की मध्यस्थता से एक संधि होती है जिसका नाम है आवड़ बावड़ की संधि, जो होती है 1453 में, जिसमें मेवाड़ की तरफ से संधि करता है राणा कुंभा और मारवाड़ की तरफ से संधि करता है जोधा। इसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया जाता है और उसका केंद्र रखा जाता है सोजत को। इसी संधि में कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह जोधा की पुत्री शंगार कवरी से किया जाता है। तो बात करें अपन आवड़ बावड़ की संधि,